हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्रीवेल अकेडमी पर। तो दोस्तों, हम मैथ की क्लास शुरू कर रहे थे। उसमें हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था, लेकिन आज हम प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ और रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। आज सभी 75 क्वेश्चन आए थे मैथ और रीजनिंग में, जो कि 150 क्वेश्चन थे। 300 नंबर का पेपर होता है जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था। दो 2018 में हुआ था, उसको आज सॉल्व करेंगे हम पूरे एग्जाम को, जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? B2 R 18 T 20 H के बाद कितना आएगा? तो हम दोस्तों इसमें देख रहा है कि B जो कि श्रृंखला में क्या है, B का नंबर 2 होता है, R का नंबर 18 होता है, T का नंबर 20 होता है, तो H का कितना रहेगा? 8। तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 करेक्ट आंसर। अब अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, अनुक्रम का 29वां अक्षर क्या होगा? जो अनुक्रम दिया हुआ है B C D D, इसका मतलब है, ये शायद मिसप्रिंट है, यहाँ पर ए और आएगा। ओके, तो इस यहाँ पर ए का वो होता है, एक नंबर क्रमांक इसका होता है 2। तो अगर 2 क्रमांक का है तो वो अक्षर 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, 3 क्रमांक का है 3 बार हुई है, 4 का है 4 बार हुई है। ऐसे ही इसकी इस श्रृंखला का 29वां अक्षर कौन सा होगा? उनतीसवां देखना है, तो 29वां के लिए हम देखेंगे, जैसे एक और इसके 2 अक्षर आए तो 2, यहाँ पर 3 4 5, इनको काउंट करके देखेंगे 3 या 6। अगला 6 अक्षर होगा जो कि एफ होगा, A B C D E और F, और एक 7वां G जो 7 बार आएगा। अगला क्या होगा? 8 बार आएगा जो H होगा। ऐसे ही श्रृंखला चलती रहेगी ये। तो इनको देखेंगे, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 कितने हो गए? यहाँ पर टोटल अक्षर हो जाएंगे 28। तो हमसे पूछा है कि 29वां अक्षर होगा, तो 29वां अक्षर 29 से लेकर के जो 8 अक्षर होंगे वो क्या होंगे? H H H H, ऐसे ही ये 8 बार होगा। तो 29वां अक्षर क्या होगा? H होगा। इसमें H इसका करेक्ट तीसरा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, H इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित श्रृंखला में T के तुरंत बाद कितने IE हैं? मतलब इस श्रृंखला ये जो दी हुई है, इसमें T अक्षर है, उसके तुरंत बाद कितने IE हैं? केवल T के बाद देखो, TIE ये रहा। निम्नलिखित श्रृंखला में T के तुरंत बाद कितने IE हैं? एक तो ये रहा, एक IE, एक इस श्रृंखला को देखो पूरी, T के बाद IE एक ये रहा, T के बाद IE एक ये रहा, T के बाद IE एक ये रहा, T के बाद IE एक ये रहा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? चौथा, जो कि 5। मतलब T के जस्ट बाद क्या होने? IE। तो पूरी श्रृंखला में T के जस्ट बाद कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 79, रमेश उत्तर की ओर चलता है तथा दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर बाएं जाता है। रमेश अब किस दिशा की ओर सम्मुख है? ऐसे क्वेश्चनों में दाएं बाएं बार बार पूछे तो एक बार हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक के लिए, शॉर्ट मेथड में क्या करते हैं, एक बार दाएं को बाएं से काट दो, कोई भी दायां बायां हो।
दाएं को वाई, मतलब 2 बार तो दाएं मुड़ रहा है, 1 और 2, और फिर मुड़ रहा है बाएं, तो 1 से ये इसको कैंसिल कर दो। तो रमेश उत्तर की ओर जा रहा है, मान के चलो ये उत्तर है, नॉर्थ, और ये हो जाएगी आपकी ईस्ट, ये वेस्ट, और ये हो गया साउथ। तो इधर जा रहा है, मान के चलो इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, उत्तर की ओर जा रहा है, फिर कह रहा है दाएं मुड़ता है, तो दाएं इधर हो जाएगा इसके, ये होता है बाएं, लेफ्ट साइड को, इसे राइट को कहते हैं दाएं। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा इधर जाएगा, फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है, इधर से जाते हुए बाएं मुड़ेगा तो इधर हो जाएगा ये। मतलब कौन सी दिशा हो गई, ये हो गई पूर्व दिशा। मैंने बताया था अभी शॉर्ट के लिए, एक जो दाएं से बाएं कैंसिल हो जाएगा, तो ये दायां था ना, इससे बाएं कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता, तो पूर्व दिशा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। दोबारा देखो इसको, जैसे मान के चलो ये है नॉर्थ, ये हो गई साउथ, ये ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। इस पॉइंट से उससे चलना शुरू किया और नॉर्थ की ओर गया, मतलब उत्तर दिशा की ओर। तो मैंने बताया कि जो दाएं से एक बार बायां कैंसिल हो जाएगा, बचा केवल शेष दायां, तो हम डायरेक्ट पहली बार में दायां मोड़ लेते हैं। तो इधर जा रहा है, तो ये तो हो गया लेफ्ट, और ये हो जाएगा राइट, अर्थात दायां, तो इधर मुड़ेगा, तो कौन सी दिशा हो गई, ये ईस्ट यानी पूरब। डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, फिर बाएं जाती है, सुनीता अब किस दिशा के सम्मुख है। अब ये वही आ गया, बाएं फिर दाएं फिर बाएं, तो एक बार बाएं से दाएं किसको कैंसिल करा दो, क्या बचा, डायरेक्ट बाएं। तो दक्षिण दिशा है, मान के चलो दक्षिण दिशा ये रही, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है, दक्षिण दिशा की ओर, तो दक्षिण दिशा ये रही। इस पॉइंट से माना चलना शुरू किया, तो वो फिर बाएं से एक बार हमने दाएं कैंसिल कर दिया, तो बचा बाएं, तो बाएं मुड़ेगी तो कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये ईस्ट यानी पूर्व। तो पूर्व दिशा इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए और निर्णय कीजिए कि अनुसरण करने वाले कौन से तर्क प्रबल हैं। ये तर्क से हुए। प्रश्न है, क्या दिया है, क्या भारत में कम संपन्न परिवार के बच्चे को अपने जुनून का पालन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये प्रश्न कह रहा है कि क्या भारत में कम संपन्न यानी कम संपन्न परिवार को अपने जुनून का पालन करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। ये हमारी मेंटल एबिलिटी को चेक कर रहा है। तो तर्क क्या दे रखे हैं, पहला तर्क है हाँ, इन दिनों यदि बच्चे को उसके जुनून का पालन करने की अनुमति दी जाती है तो वह आर्थिक रूप से भी उत्कृष्टता प्रदान कर सकता है। तो ये क्वेश्चन तो क्या ये सही हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी बच्चे को उसका जुनून पालन करने की अनुमति दी जाती है तो वह आर्थिक रूप से उत्कृष्टता भी प्रदान कर लेगा। ठीक है, सही है ना ये। तो दूसरा है फिर, नहीं, आज भी हमारे देश में एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नहीं है और अपारंपरिक क्षेत्रों में खुद को स्थापित करने में समय लगता है और आर्थिक रूप से महंगा पड़ता है। लेकिन वर्तमान समय में ये बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए केवल तर्क एक प्रबल है। ऑप्शन देख लो, बोले केवल तर्क एक प्रबल है, सही है ये। तो केवल तर्क दो प्रबल है, ये गलत हो जाएगा। ना तो एक तर्क और ना ही तर्क दो प्रबल है। क्यों नहीं है, क्यों, पहला है ना तर्क प्रबल, तो ये भी क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है तर्क फर्स्ट और तर्क सेकंड दोनों प्रबल हैं, दोनों क्या नहीं है, प्रबल नहीं है। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए और निर्णय कीजिए कि अनुसरण करने वाले कौन से तर्क प्रबल हैं। वही तर्क का क्वेश्चन आ गया। क्या परिजनों को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना ही निवेश करना चाहिए कि जितना वे अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च करते हैं। मतलब प्रश्न पूछ रहा है, क्या परिजनों को यानी माता पिताओं को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना ही निवेश करना चाहिए जितना कि वे अपने बेटों को शिक्षित करने में
खर्च करते हैं। तो बात सही है, बिल्कुल उतना ही निवेश करना चाहिए, सही बात है ये। तो इसके तर्क देखो, पहला, नहीं, लगभग सभी जानकारी इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि लड़के और लड़कियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये तो कोई तर्क में वो है नहीं, तो ये तर्क हो जाएगा गलत, क्योंकि लड़के लड़कियां दोनों समान बुद्धि, ये नहीं है कि लड़के बुद्धिमान हो या लड़कियां बुद्धिमान हो, दोनों सेम हो सकती हैं। फिर कह रहा है नहीं, नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं, परिजनों को उनके विवाह के लिए पैसे रखने होते हैं। अरे विवाह के लिए पैसे रखने होते हैं तो उन्हें क्या मतलब, उनकी शिक्षा पर पैसे थोड़ी खर्च नहीं करेंगे। तो ये दोनों में क्या, शिक्षा पर पैसे पर खर्च बराबर होने चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन देखो, पहला है केवल तर्क प्रबल है, ये भी गलत हो गया। केवल तर्क प्रबल है, पहला क्या है, तर्क प्रबल नहीं है। केवल तर्क दो प्रबल है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ना तो एक तर्क एक और ना ही तर्क दो प्रबल है, ये सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तर्क एक और दो दोनों प्रबल हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए और निर्णय कीजिए कि अनुसरण करने वाले कौन से तर्क प्रबल हैं। क्या एक मैच के दौरान क्रिकेट टीम में एक से अधिक कप्तान होने चाहिए? ये तर्क में प्रश्न पूछ रहा है कि क्या एक मैच के दौरान एक क्रिकेट टीम में क्या होता है, आपको सभी को पता होगा, क्रिकेट टीम में टीम का एक ही कप्तान होता है। जैसे भारत की टीम का वर्ल्ड कप में क्या रहता, एक ही कप्तान था, जो क्या था, रोहित शर्मा था। तो ये प्रश्न पूछ रहा है क्या एक मैच के दौरान एक क्रिकेट टीम में एक से अधिक कप्तान होने चाहिए। फिर इसके तर्क देखो, तर्क क्या कह रहे हैं। पहला तर्क है नहीं, किसी को निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर विरोधी विचारों को हल करने का समय नहीं होगा। मतलब किसी को निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर विरोधी विचारों का हल करने का समय नहीं होगा, ये सही है। ठीक है, यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो। अब दूसरा तर्क है ये कि हाँ, कोई भी फैसला लेने से पहले समझ में आने के लिए अधिक राय लेना बेहतर होता है। ये तर्क क्या है, सही नहीं है। इसके वो देखो, केवल तर्क क्या है, एक प्रबल है। केवल तर्क, हाँ ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि उनके पास एक क्रिकेट मैच के दौरान बार बार जो अधिक राय लेने के लिए मतलब समय नहीं होता। यह तर्क क्या, पहला क्या हो जाएगा, सही। फिर केवल तर्क एक प्रबल है। आगे के देखो, केवल तर्क दो प्रबल है। तर्क, हाँ, कोई फैसला लेने के लिए समझ में आने के लिए अधिक राय लेना बेहतर होगा। बेहतर तो होता है, लेकिन क्रिकेट के मैच के दौरान ज़्यादा समय नहीं होने के कारण ये बेहतर नहीं होगा, इसलिए ये तर्क क्या हो जाएगा, गलत। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। ना तो तर्क एक, ये भी ऑप्शन गलत। तर्क एक और दो दोनों प्रबल हैं, ये भी गलत। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, केवल तर्क एक प्रबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सा वर्ग संख्या नहीं है। अब ये आ गया मैथ का सवाल, तब से चल रहे थे रीजनिंग के। अब वर्ग संख्या देखने के लिए हमें क्या करना है, इनको संख्या के देखो, ये कितने का वर्ग हो सकता है। इस संख्या को देखो और इसको वर्ग में क्या, दो दो के जोड़े बना लो। ये संख्या है, किसी भी संख्या का बीजांक के पहले तो 1 2 4 ये होना चाहिए, 1 2 4, उसको बाद में देख लेंगे। चलो ठीक है, यहाँ देखो ये 12 है ना, ये 12 से छोटी कौन सी संख्या वर्ग संख्या है। जैसे 3 का वर्ग होता है 9, तो यहाँ पर आएगा 3। और ये 25 किसका होता है, 5, तो ये 35 का वर्ग है, ये नहीं हो सकता है। वर्ग संख्या नहीं है पूछ रहा है, ये तो है 35 की है। फिर है 20 25, ये भी है 25 25, ये 45 को, ये भी है, ये भी है। तो ये 25 25 क्या होगी, एक वर्ग संख्या नहीं होगी। देखो 25 25 का कोई वर्ग संख्या नहीं है, इसको वैसे भी सॉल्व करके बता देते। 5 का 5 25,
और तो यहाँ पर 0 बच जाएगा, फिर 2 5 का 5 एकम 5 0। ये वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि 5 का स्क्वायर तो आ रहा है, लेकिन 101 की 101 की इसमें क्या है, कमी है, इसलिए जो 25 25 है ना, वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, अगला सवाल देखो, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये समीकरण दे रखा है 60 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई कोष्टक 16 माइनस 8 डिवाइड 2 फिर डिवाइड 3, इसका मान क्या होगा ये पूछ रहा है हमसे। ऐसे सवालों में सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करना चाहिए। जो कोष्टक दिख रहा है ना, इसको हल करेंगे पहले। सबसे पहले ये 8 है, 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार चल गया, 4 बार 16 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12। 12 हो गया इस जगह, इसे पूरा लिख लो, 60 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 12, और यहाँ पर 12 अगर सॉरी डिवाइड बाई यहाँ 3 और है, ये 3 से डिवाइड है। कोष्टक को सॉल्व करने के बाद में हम सबसे पहले भाग वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। भाग को 3 का भाग देंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 5 का 60 में देंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार। 12 पंजे 60, 12 गुणा 4। अब ये क्वेश्चन बीच में बचा क्रॉस 12 क्रॉस 4, तो 12 छुका 48। 48 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 पहला सही है। ठीक है, ऐसे सवालों में सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करना है, उसके बाद में भाग को। अगर का दे रखा हो तो का अर्थ होता है गुणा। ठीक है, जो हम विस्तार से सरलीकरण में इसका चर्चा करेंगे सरलीकरण वाली क्लास में, अभी तो नंबर सिस्टम चल रहा है क्लास में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 48। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये समीकरण दे रखा है, इसका मान निकालना है। समीकरण है 9.87 प्लस 6.54 3.21, इसका मान निकालना है। इसको वैसे सॉल्व कर लो, चाहे तो डायरेक्ट पॉइंट वाले पहले संख्या को जोड़ लो, 9 और 6 15, 15 और 3 हो गए 18, प्लस लगा लो। इनको सॉल्व कर लो, या तो ऐसे कर लो, पॉइंट से 87 54 21, 7 4 11 और 1 12 हासिल 1, 8 और 1 9 और 5 14 और 2 कितने हो जाएंगे 16। 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो ये लग जाएगा पॉइंट 62, इसमें जोड़ दो 1.62, तो 19.62 कौन सा ऑप्शन है, वही हो जाएगा 19.62, ऑप्शन नंबर 1 यही इसका आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखो, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 4/5 और 2/3 के बीच में क्या अंतर है। अंतर का मतलब होता है माइनस, यानी घटाव करना है इसका। अंतर देखो इसमें से 4/5 माइनस का चिन्ह लगाओ, 2/3, एलसीएम ले लो इन दोनों का, 15 हो जाएगा। 5 का भाग दो, इसमें 3 बार गया, 5 3 15, 3 का मल्टीप्लाई इससे कर दो 4 से, तो 4 3 12, माइनस चिन्ह है तो माइनस। 3 का 15 में भाग दो, 3 पंजे 15, फिर 5 का मल्टीप्लाई इससे कर दो तो 10 हो जाएगा। तो कितना बचा, 12 में से 10 गए जब, 2/15, तो 2/15 देखो कौन सा ऑप्शन है, 2/15 ऑप्शन नंबर 2, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 88, 30 60 और 72 का महत्तम समावर्तक कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF ज्ञात करना है इसका। तो HCF ज्ञात करने के लिए इसका मतलब है वह मतलब हाईएस्ट यानी सबसे बड़ी संख्या तीनों में कौन सी ऐसी संख्या है सबसे बड़ी जो कॉमन है, जैसे 30 60 और 72, इसके फैक्टर कर लो तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 6, 5 6 30, ये हो जाएगा
12 पन 60, इसके भी कर लो तो 12 हो जाएंगे, 2 6 12 गुणा 5, इसके कर लो 10 गुणा 7, 70 नहीं सॉरी 72 है ये 72 है यहाँ, 72 हो जाएगा, 12 छिक्की 72 सॉरी, इसको दोबारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, 30 60 और 72, 70 72 की जगह 70 लिखा गया था, वो इसको लिखो 5 6 30, ये हो जाएगा 6 गुणा 10, ठीक है, 12 6 72, और भी कर लो 5 3 गुणा 2, इसको करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, 2 6 12, 6 को करेंगे तो 3 गुणा 2, इस 6 को करेंगे तो 3 गुणा 2। अब इन तीनों संख्याओं में देखो कॉमन कौन सी संख्या निकल रही है, यहाँ कोई 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो 5 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 3 है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 हो गया, 1 2 यहाँ भी है, यहाँ है और यहाँ है, तो मतलब 3 गुणा 2 इसका क्या हो जाएगा HCF। 3 गुणा 2 कितना होता है 6, तो 6 इसका क्या हो जाएगा HCF। तो ऑप्शन नंबर क्या 6 ये रख, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा आंसर HCF। अगला क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए जो 15 30 और 24 के लघुत्तम समावर्तक, इसे कहेंगे LCM, लीस्ट कॉमन LCM लघुत्तम समावर्तक। 15 30 और 24, इसकी कई विधि होती हैं, एक तो इस प्रकार से निकाल लेते हैं, 2 का भाग देंगे, जो लेंदी मेथड है, 2 का इसमें 15 में नहीं जाता है, 15 और 12, 15 2 का फिर नहीं जाएगा, 15 और 3 बार गया। अब कोई भी सम संख्या नहीं रही तो मतलब 2 का नहीं जाएगा, तो 3 का देखो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर 5 का जाएगा, 5 5 एकम 5, ये तो लेंदी मेथड हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, और ये कितना होगा 24 पंजे 120, तो 120 इसका क्या आंसर हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 5, ये हो जाएगा 8 3 24, 24 पंजे 120, 120 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4, तो यही इसका आंसर है LCM के लिए। इसका एक और मेथड होता है, उसे अभी बताता हूँ, इसे क्लीन करके, ये देखो जैसे 15 है, सॉरी 15 30 और 24, इसको लिखेंगे 3 गुणा 5, इसको लिखेंगे 5 6 30 और 8 3 24, इसमें से 3 3 यहाँ से सभी से लो, 3 5, ये पूरा इसका 6 ले लो और इसका 8 ले लो, तो कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 6 30, सॉरी यहाँ 8 हो गया, 6 नहीं आएगा, क्या है, 5 3 15 15 8 120 ऐसे है। तो जो अलग होता है ना, जैसे इसमें 5 है, 5 यहाँ से एक बार ले लिया, इसका 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 गुणा 3, तो इसलिए 6 पूरा नहीं आएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 3, तो इसलिए इसकी 2 जो मैक्सिमम पावर होती है वो ले जाती है, 2 की पावर 3 गुणा 5 गुणा 3, क्योंकि ये जो 2 है ना, ये 2 इसमें आ गया ना, 2 की पावर 3 में जो 8 है, तो 2 की पावर 3 का मान 8 और 5 गुणा 3, 8 5 40, 4 3 12 120, ये भी एक मेथड होता है इसका, ठीक है। फिर कह रहा है यदि एक क्वेश्चन 90, यदि एक 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती हैं तो छोटा हिस्सा चॉकलेट का होगा, छोटा हिस्सा पूछ रहा है, छोटा हिस्सा क्या हो, 5:2 में से छोटा हिस्सा क्या है 2 है,
तो टोटल कितनी हो गई 21, और यहाँ पर टोटल कितनी हो जाएंगी 5 और 2 कितनी हो जाएंगे 7। तो 21 जो है ना 7 के बराबर है, 21 7 के बराबर है, तो बटे 7 हो जाएगा। छोटा हिस्सा कौन सा है इसका 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21, 3 दूनी 6, तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है 2। अगला सवाल देखो। नाइन्टी वन कह रहा है महिम ने 175 में से एक टेस्ट में 126 अंक हासिल किए, महिम द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंटेज। ये तो परसेंटेज का सवाल हो गया, बहुत सरल हो गया। जैसे 10वीं क्लास में परसेंटेज निकालते हैं, किसी के 600 में 300 आए 50%। तो ये कह रहा है जैसे 175 यानी प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100। तो प्राप्तांक कितने हैं इसके, प्राप्त कितनी है ये 126 अंक, और पूर्णांक कितना था 175 का था। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आ जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज। इसको करेंगे, काटेंगे 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 7 एकम 7 और 5 बचे 56 हो गया, 7 8 56, 18 हो गया ये। और 18 गुणा 4 करो, 18 दून 36, 18 54, 18 चौका 72। तो ऑप्शन 72% कौन से में आ रहा है, 72% ऑप्शन नंबर 2। तो जो 150 में से 120 अंक महिम ने प्राप्त किए हैं, तो उसके परसेंटेज कितना हो जाएगा 72%। अगला क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 35 का 12% क्या होगा। का मैंने अभी अभी बताया था, जो सरलीकरण वाला क्वेश्चन था, कोष्टक वाला अभी क्वेश्चन था, तो उसमें समझाया था का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है। जहां भी तुमको ऐसे दिख जाए 20 का 10, तो मतलब हमें का हटा देना, गुणा लगा देना, बस डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना है। तो इसमें कह रहा है 35 का 12%, 35 का हटाएंगे, 35 का हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 12%, परसेंट हटाएंगे तो कितना 100 का भाग लग जाएगा। कितना हो जाएगा 35 का 12%, इसको 5 सत्ते 35, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 20 बार कट गया। इसको काट दो, 4 3 12, 4 5 20, ये हो गया 7 3 21 बटे 5। अब इसको आगे सॉल्व करो, 5 का भाग दो इसमें, 5 चौका 20, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, 5 दूनी 10, 4.2 हो जाएगा। 4.2 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, 4.2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है 93। 434 रुपये में एक वस्तु बेचकर 24% का लाभ कमाता है, तो वह कौन सी दर थी जिस पर रमेश ने कलम खरीदी थी। खरीदी थी मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। और ये क्या है 434 रुपये एसपी है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो कह रहा है जो 434 विक्रय मूल्य है ना, 24% का लाभ, यानी मान के चलो कोई 100 रुपये में वस्तु है, उस पर 24% का लाभ प्लस 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा 124%। तो 124% में ये वस्तु बेची है, तो 124% किसके बराबर हो गया 434 के बराबर। तो हम लिखेंगे 434 बराबर 124%। और 100% क्या होता है वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य, ये हो गया इसका 124, क्या हो गया इसका एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो हमें सीपी ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 100, तो इसको 100% में लाएंगे, जैसे 434 इसे इधर ले जाएंगे बटे 124, इधर रह गया परसेंट, 1% रह गया है। और 100% लाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखो 100%, अभी परसेंट था 434 बटे 124 मल्टीप्लाई बाई 100, इसको काट लो, इसे 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छके 12, 2 दूनी 4,
ये कट गया, और ये 2 से नहीं कटेगा, हाँ 62 से जा रहा है जो 2, इसको काटो, 50 बार कटा 2 से, ये हो जाएगा 31 बार। 31 × 7 करो, 7 एकम 7, 7 × 21, 217। तो कितनी बार गया? 7 बार कट गया। तो यहाँ पर रह गया 50। तो 7 × 50 करो, 7 × 50, 7 × 5 = 35, 350। तो 350 क्या आ गया इसका? CP यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है कि कितने में खरीदी थी कलम, तो कितने में खरीदी? 350 रुपये में। 350 रुपये कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1, 350 रुपये। यही इसका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। अगर किसी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस देकर के सेलिंग प्राइस पूछ ले, उसे भी ऐसे ही करते हैं। जैसे अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 94, 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया था, खिलौने का अंकित मूल्य क्या है? इस पे भी क्या अंकित मूल्य पूछ रहा है। और बेचना यानी सेलिंग प्राइस, SP। 12% की छूट के बाद मान के चलो कोई चीज़ 100 रुपये की थी। अब इसमें से 12% की छूट यानी नेगेटिव होगा, इसमें से घटेगा, कितना हो गया? 88%। जो 88% मूल्य में ये वस्तु क्या है? हमने बेची थी 132 रुपये। तो अंकित मूल्य कितना होता है? 100%। ये 88% इसके बराबर हो जाएगा, बराबर 132। तो 132/88। 100% लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व कर लो, इसको काटेंगे 88 को, 22 चौका 88, 22 छक्के 132, 4 हो गया। 4 से काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, 25 बार, 25 चौका 100, 25 मल्टीप्लाई कर देंगे 6, 25 छक्के 25 गुणा 6, 25 छक्के 150। तो 150 क्या हो गया? इसका कॉस्ट प्राइस, जो वस्तु क्या है? क्रय मूल्य, जितने में वस्तु खरीदी थी। तो 1.5 से कौन सा ऑप्शन बोल रहा है इसका? देखो 1.5 से यानी 150, ये रहा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 3 साल, 95 नंबर क्वेश्चन, 3 साल के लिए 4% पर जमा 2500 रुपये पर अर्जित ब्याज, यानी अर्जित ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज इसमें पूछ नहीं रहा है, तो क्या है? साधारण ब्याज पूछ रहा है, यानी SI, सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये तो मेन फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्ट निकाल लो। मूलधन कितना है? 2500 रुपये, ये हो गया P मूलधन, ये हो गई रेट यानी दर, और ये हो गया समय, 3 साल टाइम। इसको करेंगे मूलधन की जगह 2500 लिखो, दर कितनी है? 4%, को रहने दो, और समय कितना है? 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 चौका 100, ये हो गया 3 से। तो 300 रुपये क्या आ गई हमारी? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज 300 रुपये आ गई 2500 रुपये पर 4% की दर से 3 साल के लिए। 300 रुपये ऑप्शन नंबर कितने में दे रहा है? 4 में। ठीक है, अगला सवाल देखो, नाइन्टी 96 कह रहा है यदि ब्याज प्रतिवर्ष, अभी आ गया चक्रवृद्धि यानी CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि कितनी है? 10% है। तो 2 वर्ष के लिए एक 1400 रुपये, ये क्या हो गया? मूलधन, ये हो गया आपका मूलधन। पर अर्जित ब्याज क्या होगा? अब यहाँ पर भी ब्याज पूछ रहा, अभी तो पूछी थी साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, अब पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो जाएगा 10% पर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल को डायरेक्ट शॉर्ट मेथड, इसके कई मेथड होते हैं, मैं सबसे शॉर्ट मेथड बताता हूँ उसका। जो 10% है ना, तो परसेंटेज का मान, परसेंटेज को जब हटाते हैं किसी संख्या से, तो 1/100 का इसमें क्या कर देते हैं? गुणा। देखो 10% इसको करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो 1/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1/10। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? जो ब्याज पर ब्याज लगता है हर साल, तो पहली साल में जो इसको ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा? इसको इसमें प्लस कर देंगे,
जो 10 + 1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ पर हो जाएगा 10। तो जितनी भी साल दे रखी हैं, कितनी साल दे रखी हैं? 2 वर्ष के लिए। अगर 4 वर्ष होता तो 4 बार इसका गुणा कर देंगे। 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष तो 2 बार गुणा, 2 बार गुणा करना है किसमें? मूलधन में। मूलधन कहाँ है इसका? 1400 रुपये, ये रहा मूलधन। इसका 2 वर्ष की कह रहा है तो 2 वर्ष का गुणा 2 बार कराओ इसका। 11/10, 1 वर्ष का मूलधन ब्याज, दूसरी बार 11/10, क्योंकि जो अब ये ब्याज आई होगी पूरी, इस पर दूसरी साल में कितना ये भी ब्याज लगेगी, तो इसलिए 11/10 का दोबारा गुणा करते हैं। जबकि साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। इसका हो गया 11 तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। यहाँ पर हो जाएगा 11 × 11 होता है 121, 11 का वर्ग होता है 121। ठीक है। अब 14 × 14 और कर दो इसका। 14 एकम 14, हासिल 1, 14 दूनी 28 और 1 29, हासिल 2, 14 एकम 14 हम 14 और 2 हो गए 16। तो ये क्या हो गया? हमारा मिश्र धन प्राप्त हुआ है। मिश्र धन यानी जितनी 2 साल के बाद हमारी जो 1400 रुपये की राशि है ना, वो 1694 में हो जाएगी। तो ब्याज निकालना है हमें, इसमें से उसको घटा दो। 1694 में से 1400 घटा दो। 4 9 6 में से 4 गए जब 2, तो 294 रुपये हो गई। क्या हो गई? चक्रवृद्धि ब्याज। में कौन से ऑप्शन में दे रखा है? देखो ऑप्शन नंबर 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो मैंने बताया है इसलिए मतलब बहुत टाइम लगाया, नहीं तो डायरेक्ट में इसको क्या करता? 1400 गुणा डायरेक्ट 10% देखते 11/10, 11/10, 1 0 से 1 0, 2 0 जाती, 121 गुणा क्या करता? 14, 14 के बाद ये आ जाती 1694, डायरेक्ट उसको घटा देता 1400, ये घटा देता 294, इसका आंसर आ जाता। इतनी जल्दी ये सवाल हो जाएगा। ये तो समझाने में इतना टाइम लग रहा है, आगे देखो फिर। क्वेश्चन नंबर 97, इसको क्लीन करते हैं। 97 कह रहा है, रवि और रश्मि ने एक व्यवसाय में क्रम से 150 और 200 रुपये का निवेश किया। मतलब ये साझा जो पार्टनरशिप होती है ना, जो साझा, उसका सवाल है ये। 150 और 200 रुपये का निवेश किया, लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस कर लिया। मान के चलो कोई भी महीने के बाद इसने पैसा अपना ले लिया, निकाल लिया उससे। यदि अंत तक 12 महीने, मतलब 12 महीने का लाभ कितना है? 1:2 है। 1:2 के अनुपात में रवि और रश्मि के बीच साझा किया गया। जो प्रॉफिट हुआ वो रवि और रश्मि में जो 12 महीने के बाद 1:2 के बाद में बांटा गया, जो भी प्रॉफिट है के बीच साझा किया गया। कितने महीनों के बाद रवि ने पैसे निकाले? मतलब रवि ने जो पैसे निकाले तो वो कितने महीने के बाद निकाल लिए? मान के चलो 6 4 कितने महीने के बाद, वो बताना हमें। लेकिन रश्मि ने क्या है, पूरे 12 महीने 200 रुपये का निवेश करके रखा है। ये 200 रुपये का निवेश है, उसने 12 महीने किया है, सॉरी 12 महीने। तो 12 महीने में 200 रुपये कितने हो जाएंगे? 2400 निवेश हो गया इसका। 2400 जो निवेश है वो इसके प्रॉफिट का भाग कितना है? 2, तो 2 के बराबर होगा। 2 जो यूनिट है ना, इसको यूनिट मान लो, चाहे 2x मान लो, कैसे भी कर लो। 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 2400, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 2400/2, यानी इसको इससे काटेंगे तो 1200 हो गया। तो 1 यूनिट का लाभ कितना हो गया? 1200। मतलब जो रवि का जो लाभ है ना, तो वो है 1200 रुपये। अब 1200 रुपये जो लाभ है वो कितने रुपए पर हुआ है? यहाँ पर तो हुआ था 200 रुपये पर, 2400 रुपये का लाभ। तो 1200 रुपये का लाभ 150 रुपये पर हुआ है, तो 150 को इसका महीने निकालने के लिए टाइम, 1200 का लाभ हुआ है कितने रुपये पर? 150 पर। इसको डिवाइड कर दो इससे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 15 का भाग देंगे 120 में, 15 8 120, मतलब 8 महीने। तो रवि ने जो पैसे लगा कर रखे थे 8 महीने बाद पैसे निकाल लिए थे। तो 8 महीने, ऑप्शन नंबर पहले में 4, ये नहीं होगा, 6 ये भी नहीं है, 8 ऑप्शन नंबर 3 में है, 8 ये हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका। ये भी सवाल छोटा सा ही है, समझाने में इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो डायरेक्ट 2 यूनिट बराबर 2400, 2400 12 से आ जाएगा, 1200 में 1.5 से का इसका क्या डिवाइड कर देंगे तो 8 महीने इसने लगा कर रखा है। अगला सवाल देखो, कह रहा है 98वां सवाल है, 18, 27 और एक संख्या की औसत कितनी है, 30 है। तीसरी संख्या क्या है, मतलब 3 संख्या हैं, 3 संख्याओं का औसत जो एवरेज है वो 30 दे रखा है, एक संख्या दे नहीं रखी है, 2 दे रखी है। तो औसत का फॉर्मूला होता है, सबसे सरल फॉर्मूला है, उसी से सारे सवाल हो जाते हैं। औसत बराबर होता है, हिंदी में लिख देता हूँ, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग को मैं लिख देता हूँ सम, संख्या को n से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। और औसत को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज, एवरेज को AVG लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसको मैं इधर ले आता हूँ, यदि नंबर को, तो इसके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी A मल्टीप्लाई N बराबर क्या हो जाएगा सम। यही तो फॉर्मूला है ये, ठीक है। A का मतलब हो गया एवरेज यानी औसत, ये हो गई नंबर यानी संख्या कितनी है 3, और सम कितना है संख्याओं का औसत, यानी इन दोनों तीनों इसका गुणा करेंगे तो संख्याओं का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। आप देखो सवाल को, ये फॉर्मूला बनाया है तुम्हारे सामने। तो 18, 23 और एक संख्या का औसत, औसत कितना 3 है, सॉरी 30 है, तो औसत की जगह 30 लिख दो, ठीक है। मल्टीप्लाई संख्या, संख्याओं की संख्या मतलब n, n कितनी संख्याएं हैं 18, 27 और एक और संख्या है, मतलब 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं, 3 संख्याएं हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई करो तो सम यानी योग के बराबर होगा। तो 2 संख्या तो ये रही 18 + 27, एक और संख्या मान के चलो x, इसके बराबर इसका ये संख्याओं का मल्टीप्लाई इनका मल्टीप्लाई इसके बराबर होगा, ये x है मान के चलो कोई संख्या है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 30 × 3 = 90, ये कितने हो गए 7 और 8 15, हासिल 1 3 और 1 4 45 हो गए, प्लस x, तो 90 बराबर 45 + x, तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, x बराबर 90 - 45, इसे इधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 45। तो तीसरी जो संख्या है ना वो क्या आ जाएगी 45 आ जाएगी। 45 ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, चौथे में, ऑप्शन नंबर 4 45। ये सबसे शॉर्ट फॉर्मूला है, इसी से सारे सवाल औसत के हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलो, ऐसे ही। तो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 99। व्यक्ति ए ने एक कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है। जो व्यक्ति ए है किसी एक कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। उन्हें एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये हो गया टाइम एंड वर्क का सवाल। टाइम एंड वर्क, देखो वैसे ए है वो क्या कर रहा है 48 मिनट में कर रहा है, और बी क्या कर रहा है उसको 60 मिनट में। दोनों का एलसीएम ले लो, 48 और 60 का। देखो एक तो ऐसे होता है एलसीएम का, वो लंबा मेथड है, उसी से ले 24 30 12 15 6 15 3 15 3 5 और 5, ये उसका एलसीएम हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, और 80 × 3 करो, यानी 8 3 24, 240। 240 क्या आ गया इनका एलसीएम। शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं इसको। अब इसका देखो, इसकी कार्य क्षमता कितनी आएगी, 48 का इसमें भाग दो, 24 दूनी 48, 2 पंजे 10 5, मतलब 48 को इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई 5। कार्य क्षमता
मतलब एक दिन में ए क्या है, 5 कार्य कर रहा है, मतलब ये हो गया कुल काम। और ए है जो एक दिन में क्या है, 5 काम कर रहा है, कुल काम में से कुल काम मान के चलो 240 है, तो 5 कार्य कर रहा है एक दिन में, तब जाकर 48 दिनों में ये पूरा कार्य हो रहा है। इसी प्रकार 60 की कितनी हो जाएगी, इसको 4 कार्य क्षमता, क्योंकि 0 से 0 6 चौका 24, 60 का इसमें भाग देंगे 240 में तो 4, मतलब 240 कोई संख्या है जो कुल काम है, और ये 60 दिनों में इस काम को मतलब 4 कार्य, इसमें से 240 के 4 कार्य एक दिन में भी कर रहा है, तो मतलब 60 दिनों में पूरा कार्य हो रहा है। तो ये पूछ रहा है कि उन्हें एक साथ काम करना है, एक साथ काम करेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 5 और 4 कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी दोनों की 7, 9 दोनों साथ हो गए। तो जो दोनों की कार्य क्षमता है उसको कुल काम बटे कार्य क्षमता है जो दोनों की, उसके से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा जैसे 240 क्या हो गया कुल काम, और दोनों जो 7 काम कर रहे हैं तो दोनों एक दिन में क्या कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं, तो कितने दिन लगेंगे, 9 से इसको डिवाइड करो, 9 दूनी 18, 18 बचे 2 6 हो गए, यहाँ पर 60 हो गए, और 60 में भाग दो इसका, 9 9 7 63 ज़्यादा हो गए, 9 6 54, 6 हो गए 26, 9 6 54, तो बचे 6 बटे 9, ठीक है, तो 26 तो दिन हो गए, 26 दिन, सॉरी ये मिनट पूछ रहा है, तो 26 मिनट है, मिनट मतलब 26 मिनट हो गए, और इसको काटो, ये हो गया 3 दूनी 6, तो नाम 3 9, मल्टीप्लाई बाई 60 कर दो, तो 3 दूनी यानी 20 दूनी 40, तो 40 सेकंड हो जाएगा, तो यानी 26 दिन और 40 सेकंड में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, जब क्या करेंगे, ए और बी दोनों साथ काम करेंगे। तो 26 दिन 40 सेकंड कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, 26 मिनट 40 सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये 100 में, राजेश 5 मीटर पर सेकंड, ये हो गई इसकी चाल यानी स्पीड, एस डबल ई डी स्पीड, या साइकिल पर, ये तो हो गई इसकी पैदल चाल, या साइकिल पर 20 मीटर पर सेकंड, ये साइकिल पर इसकी स्पीड हो गई, चल सकता है, वह परिवहन के दो साधनों का संयोजन करता है। 2 साधन मतलब एक तो ये पैदल हो गया मान के चलो, और दूसरा हो गया साइकिल पर, दोनों के साथ चल रहा है, कभी पैदल कभी साइकिल से, दोनों साधनों का उपयोग करके 600 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगाता है। तो राजेश ने कब तक क्या साइकिल चलाई, ये पूछ रहा है। तो दोनों से हम इसकी क्या करेंगे, औसत चाल निकालेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 600 मीटर चला है औसत दूरी, और टाइम कितना लगा है, 45 सेकंड। इसको काटेंगे, 15 थी 45, 15 चौका 60, तो ये हो गया 40 बटे 3। ये क्या इसकी आ गई एवरेज स्पीड। अब इसको एलिगेशन फॉर्म से सॉल्व कर देंगे, देखो कैसे करेंगे। ये तो हो गई पैदल चाल, मान के चलो पैदल चाल 5 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगी साइकिल से कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, और एवरेज स्पीड है वो है 40 बटे 3 मीटर पर सेकंड। एलिगेशन से निकालेंगे तो इसको इसमें से यहाँ घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा पैदल चाल का, इसको इससे घटाएंगे तो यहाँ पर ये जाएगा साइकिल का मान आ जाएगा। देखो क्या पूछ क्या रहा है, साइकिल कितनी चलाई, केवल साइकिल का निकालना है, तो साइकिल का कहाँ से आएगा, इसको इसमें से घटाएंगे। देखो 40 बटे 3 -5,
इसका एलसीएम ले लो, 1 रख के 3 आ जाएगा एलसीएम 40। 3 का 1 का इसमें 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 3 पंजे 15, माइनस चिन्ह माइनस लगा देंगे 15। 40 में से 15 गए जब 25/3, इधर तो हो गया 25/3 और इधर भी निकालो तो इसका हो जाएगा 20, यानी 20 - 40/3। ये इसका एलसीएम लेंगे तो 60/20 थी 60 - 40/3, ये हो जाएगा 20/3। इधर तो आया 20/3, इधर रेशियो आएगा इसका 25/3। तो 3 से 3 कैंसिल कर दो। जो पैदल चाल क्या करी है उसने 20 में चली है 20 सेकेंड, और जो साइकिल से चाल चली है वो है 25 सेकेंड। तो साइकिल से पूछ रहा है ये साइकिल की चाल, तो साइकिल कितनी चलाई है इसने 25 सेकेंड। 25 सेकेंड देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 25 सेकेंड है ऑप्शन नंबर 3। तो अगला, अब इसके 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, अगले जो 50 प्रश्न और हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए उसे कल कराएंगे अगले पार्ट में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।